राजस्थान के इतिहास की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मुगल एवं राजस्थान की, और इसमें भी हम राजपूत नीति को आज डिस्कस करेंगे। आज के मॉड्यूल में इसको लिया जाएगा राजपूत नीति, जो कि अकबर जिसका प्रतिपादक रहा और आगे तक ये चलती रही। इसमें हम ये लेंगे कि ये क्यों की गई, क्या थी, प्रावधान क्या थे इसके, और इसका प्रभाव क्या रहा। तीन बातों पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब बात आती है कि मुगल काल और राजस्थान, तो मुगल काल 1526 से शुरू होकर के और 18वीं शताब्दी तक लगभग है। मूल रूप से इसकी जो स्थापना है वो बाबर द्वारा की गई 1526 में, जब पानीपत का दूसरा युद्ध हो गया। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि राजपूत नीति के लिए हम अकबर का नाम क्यों ले रहे हैं, बाबर का नाम या हुमायूं का नाम, जो बाबर का उत्तराधिकारी था, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। दरअसल बाबर लगभग 4 साल भारत में रहा, 1526 से 1530 तक। 30 में उसकी डेथ हो गई, और इस क्रम में वो युद्धकालीन परिस्थितियों में भारत में रहा, तो उसको कोई विशेष नीति प्रतिपादित करने का, नए संपर्क बनाने का, प्रशासनिक व्यवस्था को विकसित करने का अवसर नहीं मिल पाया। लगभग यही स्थिति कुछ हुमायूं की है, जो कि 1530 से लगभग 40 तक, और फिर 55-56 में कुछ समय तक, 6 महीने तक रहा। हुमायूं को भी बहुत अधिक समय नहीं मिला। इसलिए ये दोनों लोग, अगर इन्होंने राजपूताना के क्षेत्रों को जीता भी, जैसे बाबर ने खानवा जीता 1527 में, हुमायूं भी राजस्थान आया, हुमायूं का भी राजस्थान में प्रसार रहा, प्रभाव रहा, उसने भी इसको बनाकर रखा, और हुमायूं ने भी कुछ व्यक्तिगत संबंध और कुछ प्रोफेशनल संबंध यहां पर बनाकर रखे। लेकिन अकबर ने क्या चेंज किया, इस पर हमें बात करनी है, क्योंकि जो अकबर ने राजपूत नीति बनाई वो लंबे समय तक चलती रही, और मुगलों की सेवा वर्ग का जो मनसबदारी सेवा थी, या मनसबदारी सिस्टम था, उस सिस्टम का एक बड़ा भाग आता है राजपूत वर्ग से। अब बात आई कि अकबर ने राजपूत नीति का प्रतिपादन क्यों किया। तो इसको समझने के लिए हम दो पक्ष देखेंगे कि एक तो राजपूताना क्या था, राजपूताना राजस्थान या आज का राजस्थान का क्षेत्र, इसमें क्या है, या राजपूत टोटल टेकन एज ए होल। दरअसल ये राजपूताना शब्द तो अंग्रेजों ने कर दिया राजस्थान वाले पार्ट के लिए, लेकिन राजपूत उत्तर प्रदेश में भी थे, राजपूत एमपी में भी थे, और राजपूत बिहार में भी थे। तो राजपूत नीति का जो मोटे तौर पर संबंध है वो राजस्थान के राजपूत राज्यों को लेकर है, यूपी या बिहार को लेकर नहीं है। तो पहली बात ये समझने की है। दूसरी बात ये, राजपूताना के जो शासक थे वो एक प्रभावशाली अभिजात्य वर्ग था, शासक वर्ग था, प्रभावशाली वर्ग था। इससे पहले हम देख चुके हैं कि ये वो लोग आए जिन लोगों ने उत्तर भारत पर शासन किया था। अगर हम इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत की भी बात करते हैं, तो अफगानों के साथ भी जिनका संघर्ष हुआ, उसमें भी राजपूत इंपॉर्टेंट है। महाराणा सांगा के समय में यह परिस्थिति देखी जा चुकी थी, और इस वजह से एक तो यह था कि ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, राजपूत शासक। दूसरा, अकबर के समय में एक अन्य बात और आई। वो बात ये थी कि अकबर ने जब अपने को स्थायी करना शुरू किया, अपने को महत्वपूर्ण बनाना शुरू किया, उस समय कुछ विद्रोह हुए, जैसे उज्बेक, मुगल,
मिर्जा, ये वो लोग थे जो मुगल कम है, मिर्जा और उज्बेक ज्यादा थे। ये वो लोग थे जो मुगलों के या अकबर के अभिजात्य वर्ग के भाग थे, और ये ऐसे प्रभावित और ऐसे महत्वपूर्ण होना चाहते थे कि ताकि अकबर की स्थिति को कमजोर किया जा सके। अब अकबर ने कारण ये बनाया जिसको हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस, ये चेक एंड बैलेंस क्या है? अकबर चाहता था कि ये जो मिर्जा मुगल हैं इनको चेक कर दिया जाए। मिर्जा मुगल, उज्बेक और राजपूत। अगर राजपूत अभिजात्य वर्ग में, मुगल अभिजात्य वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं तो ये एक तरह से चेक एंड बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि राजपूत भारतीय हैं। एक पक्ष इसका ये है। दूसरा पक्ष ये है कि भारतीय लोगों को अपने साथ में लेकर चलने से साम्राज्य का, शासन का, प्रशासन का देशीकरण भी हो जाएगा, यानी उसका एक इंडियनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस किया जा सकता है। तीसरी बात अकबर के संदर्भ में जो आई वो ये, अकबर कंपैरेटिवली एक कट्टर शासक नहीं था, वो उदारवादी शासक था, ये कहना तो ठीक नहीं है लेकिन वो प्रगतिशील शासक था, प्रोग्रेसिव रूलर था, इतना क्लियर था। क्योंकि अकबर से पहले हुमायूं, मुगलों के अन्य सेवक या अलाउद्दीन के समय के लोग भी, उन्होंने भी राजपूताना में वैवाहिक संबंध किए थे। लेकिन अकबर ने जो वैवाहिक संबंध किए, उन वैवाहिक संबंधों में अकबर ने स्वायत्तता प्रदान की, जिनकी शादियां मुगल खानदान में हुई। एक पहली बात। दूसरी बात, यह नहीं किया कि उनको जबरदस्ती मुगल सेवा में सम्मिलित किया जाए, आप अगर चाहें तो रहें। इस प्रकार से यहां पर अकबर का दृष्टिकोण अन्य से भिन्न रहा। अब जरा यह देखें कि क्या थे प्रावधान, क्या थी नीति। यह तो हो गया कुल मिलाके कारण। अब राजपूत नीति में क्या था, प्रावधान क्या थे? सबसे पहली बात, जितने भी राजपूत शासक और राज्य हैं, इन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करनी होगी। इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा, इनको स्वीकार करनी होगी। स्वीकार करनी होगी। अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपको आपके मामलों में आंतरिक स्वायत्तता दी जाएगी। पहला बिंदु। आप अपने राज्य में शासन करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन विदेश नीति पर कोई आपका अधिकार नहीं होगा। आप मुगल साम्राज्य के भाग बने रहेंगे। तीसरी बात यह आती है, करद राज्य रहेंगे, कर देना होगा आपको। हालांकि बदले में आपको बहुत सी अन्य जागीरें, वतन जागीरें आदि जागीरें देने का भी प्रबंध किया गया, लेकिन आपको करद राज्य बनाया जाएगा, यानी सबऑर्डिनेशन हो गया। चौथी बात यह आती है कि आपको मुगल सेवा में लिया जाएगा, जिसको हम मनसबदारी कह रहे हैं। मनसबदारी में लेने का आधार यह होगा कि आपका देसी जो स्टेटस है वो क्या है, अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में आपका स्टेटस क्या है। किसी व्यक्ति का अगर 2000 का स्टेटस है तो उससे 2000 का मनसबदार बनाया जाएगा। किसी का अगर 5000 का है तो उसको 5000 का बनाया जाएगा। किसी का 1000 का है तो उसको 1000 का बनाया जाएगा। जैसे राजा मानसिंह को बाद में 5000 का मनसबदार बना दिया गया। अंततः मुगल सेवा में लिया जाएगा आपको, और मुगल सेवा में आपको बाहर जाकर बड़े बड़े पद भी दिए जा सकते हैं। आप फौजदार बनेंगे, आप सूबेदार बनेंगे, आप कुछ और अमीर बख्शी आपको बनाया जा सकता है ये। लेकिन सेवा का नियम ये भी होगा कि जबरदस्ती आपको सेवा में नहीं लिया जाएगा। आप आना चाहे तो आ जाइए। चौथा पांचवी बात आती है
कि वैवाहिक संबंध, जो बड़ी एक चर्चित प्रावधान था जिस पर आज भी बहुत चर्चा होती है, वो चर्चा ये है कि अगर आप राजपूत नीति को एक्सेप्ट करते हैं तो आपके पास ये भी एक विशेष स्थिति आपको मिलेगी इस बात की कि आप अपना कोई वैवाहिक संबंध मुगलों के साथ कर लें। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मुगल खानदान में आप राजपूत राजकुमारियों का विवाह करें। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उल्टा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि यह कोई वैवाहिक संबंध किसी समानता के आधार पर न होकर के, सामाजिक आधार पर न होकर के, सांस्कृतिक आधार पर न होकर के, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल था। इसलिए वैवाहिक संबंध का प्रोविजन भी आया। हालांकि एक बात फिर से यहां पर भी आती है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे साथ वैवाहिक संबंध बनाए ही। जब हम नूरजहां जुंटा की बात करते हैं तो नूरजहां जुंटा में जो राजपूत थे उनको महत्व मिला, या नूरजहां जुंटा से प्रभावित जो लोग थे उनको महत्व मिला। लेकिन जो नहीं थे, जो मुगलों के ऐसे निकट नहीं थे, जिनके साथ मुगलों के कोई वैवाहिक संबंध नहीं थे, जैसे हाड़ा, जैसे सिरोही, बांसवाड़ा, इनके कोई वैवाहिक संबंध नहीं रहे नॉर्मल कोर्स में, लेकिन ये भी मुगलों की सिस्टम में, मुगलों की सेवा में बड़े उच्च पदों पर पहुंचे। तो कोई जरूरी नहीं है कि वैवाहिक संबंध, हालांकि इतिहासकार जो बेनी प्रसाद है उन्होंने इस बात को बड़ा कंसंट्रेट होकर इस पर बात की है। इस प्रकार से हमारे पास विशेष स्थिति आई कि आपको मुगल सेवा में रहते हुए और अपनी सेना का एक हिस्सा मुगलों को देना होगा जब कोई अभियान होगा। तो अगर कोई राज्य, अंतिम बात, अगर कोई राज्य अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करता है या मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं करता है तो उसे युद्ध लड़ना होगा, और युद्ध लड़ने के बाद उसे अधीनस्थ कर दिया जाएगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम हम जानते हैं, महाराणा प्रताप, और उससे पहले चंद्रसेन, जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में दोनों ने अधीनता को स्वीकार कर दिया। दोनों राज्यों ने, महाराणा प्रताप ने नहीं किया, लेकिन उनके बाद के उनके उत्तराधिकारियों द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। यह रही नीति, यह नीति थी। अब इस नीति की प्रक्रिया में क्या रहा, नीति की प्रक्रिया किस तरह से रही? 1561-62 अकबर ने अजमेर शरीफ की यात्रा की। इसी क्रम में उसका जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन आमेर के भारमल और उनके पूरे परिवार से हुआ, और जिसके उपरांत फेमस वो वैवाहिक संबंध एक स्थापित होता है और ये लोग सेवा में आ जाते हैं। निसंदेह, जैसे मैंने पहले बोला कि कोई जरूरी नहीं है कि वैवाहिक संबंध हुआ इसीलिए वो सेवा में आए या इसीलिए वो वरिष्ठ पदों में आए। नो डाउट मानसिंह अपने आप में बहुत ही योग्य व्यक्ति है, इसलिए मानसिंह को अपनी योग्यता के अनुसार बहुत जगहों पर सूबेदारी करने का अवसर मिला, और अक्सर वो मुगल साम्राज्य का द्वितीय महत्वपूर्ण व्यक्ति बना रहा। तो वो उसके अपने स्किल्स के कारण से, अपनी योग्यता के कारण से। सेकेंडली 1570 में नागौर दरबार हुआ, जहां अकबर आया, और अकबर ने यहां पर एक दरबार का आयोजन किया। इस नागौर से ठीक पहले लगभग 67-68 में चित्तौड़ का अभियान हो चुका था, जो कि सफल तो नहीं रहा, लेकिन इसमें अकबर ने भारी कत्लेआम किया और अपने को बादशाह हिंदुस्तान घोषित किया, बादशाह इस्लाम घोषित किया, नॉट बादशाह हिंदुस्तान, बादशाह इस्लाम घोषित किया, और 10,000 लोग यहां पर मारे गए। इसी तरह से 69 में हाड़ा राजपूत पराजित हुए, रणथंभौर का इलाका जीत लिया गया। धीरे धीरे अकबर का प्रभाव पड़ने लगा था और अकबर का साम्राज्यवादी अभियान चल रहा था। इसी क्रम में बाद में गुजरात का अभियान भी हुआ। तो 70 में एक नागौर का दरबार किया गया, जिसमें राजस्थान के अधिकांश जो शासक थे, विविध राज्यों के शासक, वो उपस्थित हुए, और अंत इसमें मेवाड़ से कोई नहीं आया। चंद्रसेन का बड़ा फेमस जो एपिसोड है वो सामने आता है, क्योंकि चंद्रसेन
सदैव विरोधी बना रहा। हालांकि उसने जाने का प्रयास किया, लेकिन अल्टीमेटली कुछ स्थितियां अलग हो गई। तो दो नाम हमारे सामने जो विरोध के आते हैं वो चंद्रसेन और प्रताप के आते हैं। इसके उपरांत से लेकर नागौर के इस दरबार से लेकर के राजपूताना का क्षेत्र अकबर के लगभग नियंत्रण में आ गया, और राजपूत राज्यों के साथ जिनके साथ संबंध हुए, वैवाहिक संबंध भी हुए, अधिकांश को मुगल सेवा में लिया गया और इनको दूर दराज तक भेजा गया। मेवाड़ बाद में 1615-16 में जहांगीर के समय में मुगलों के नियंत्रण में आया और उसने भी अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार से यहां से लेकर के और औरंगजेब के समय तक या उसके बाद तक भी राजपूत मुगलों के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर, साथी बने रहे और मुगल अभिजात्य वर्ग के साथी बने रहे। अब हम ये देखें कि इसका दीर्घकालीन या प्रभाव इसका क्या पड़ा। प्रभाव यहां देखने की बात आती है कि जो राजपूताना है, राजपूताना अपने आप में छोटे छोटे राज्य थे, छोटे राज्य। यहां के शासक भी, उनका हैसियत छोटी थी, तो मुगल सेवा में आने के बाद उन्हें बड़े बड़े राज्यों और प्रदेशों का सूबेदार बनने का अवसर मिला। चाहे बंगाल की बात करें, चाहे दक्कन की बात करें, चाहे पश्चिमोत्तर भारत की बात करें, इन सब जगहों पर उनको जाने का अवसर मिला, उन पर शासन करने का अवसर मिला। और मुगल काल में मुगल सूबेदार मुगल बादशाह की तरह ही व्यवहार करता था। एक पहली बात, मुगलों का फेवर इसमें यह रहा कि मुगलों के पक्ष में यह बात आई कि इन राजपूत शासकों के कारण से मुगलों ने भारत के एक बड़े भाग को जीता। मानसिंह इसका सुपर हीरो रहा, वो मुगलों की ओर से है। लेकिन साम्राज्य विस्तार में राजपूत शासकों की या राजपूतों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि किया सब कुछ उन्होंने मुगलों के लिए, लेकिन इस कारण से मुगल साम्राज्य को, अकबर को लाभ हुआ। तीसरी बात यह कि इनके स्वयं के राज्य बचे रहे। स्वयं पर कोई मुगल सेना ने कभी अधिकार या आक्रमण नहीं किया, यहां तक कि इन्हें वतन जागीरें, अलतमगा जागीरें और विविध प्रकार की जागीरें प्राप्त हुई। चौथी बात यह कि इन सारे राजपूत शासकों को आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त हुई, यानी आंतरिक मामलों में मुगलों की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, इसलिए ये अपने यहां शासन करने में स्वतंत्र होते थे। चौथी बात, पांचवी बात यह आती है कि मुगल काल में यहां पर एक अजमेर प्रांत का सेंटर, यहाँ की राजपूताना का सेंटर अजमेर बनता है, और राजस्थान के समस्त चीजों पर प्रशासन है, पुलिस है, रेवेन्यू सिस्टम है, कल्चर सिस्टम है, यहां तक कि खान पान का सिस्टम है, इस पर मुगल इंपैक्ट पड़ता है। इस प्रकार से वास्तुकला, चित्रकला, नृत्य, संगीत, खान पान, रहन सहन, प्रशासन, सब पर मुगलों का प्रभाव इस प्रक्रिया में देखने को मिलता है।